All are welcome in this class of linear algebra. In previous videos, we have studied definition of a vector space, some prominent examples of vector spaces, and some other examples also. We also proved some theorems on vector spaces. Today we are going to study vector subspace. What a vector subspace is? Vector subspace is in fact a vector space which is a subset of another vector space. यानी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट जो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस हो, अपने आप में वेक्टर स्पेस हो, वो सबस्पेस कहलाता है. तो वेक्टर सबस्पेस का कंसेप्ट ये है. मान लें V ओवर द फील्ड F कोई वेक्टर स्पेस है. अब ये तो वेक्टर स्पेस है, और जब ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी अपनी कंपोजिशंस होंगी. जो सदिश योग कंपोजिशन है वो V क्रॉस V से V में डिफाइंड होगी, जिसको कि हम सिंबल प्लस दे रहे हैं. और जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है जिसको कि डॉट सिंबल देते हैं वो F क्रॉस V से V में डिफाइंड होती है. तो ये वेक्टर स्पेस होता है. बाकी चीज़ हम जानते हैं कि वेक्टर स्पेस ये कब होगा, जबकि V अपनी इस प्लस कंपोजिशन के लिए अबेलियन ग्रुप हो और एक्सटर्नल कंपोजिशन F क्रॉस V से V में वेल डिफाइंड हो. इसके अलावा जो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सेटिस्फाइड हो, तब तो ये वेक्टर स्पेस होता है. अब V ओवर F वेक्टर स्पेस है और हम मान लें कि W V का सबसेट है. तो जाहिर है कि W में जो भी एलिमेंट्स होंगे सब V के ही एलिमेंट्स में से होंगे, यानी V के ही एलिमेंट्स में से कुछ या सब एलिमेंट्स W में होंगे. तो W V का सब स्पेस है, सबसेट है, उपसमुच्चय है. अब मान लें कि W ऐसा उपसमुच्चय है कि अगर यही कंपोजिशन या इसके द्वारा प्रेरित कंपोजिशन प्लस फ्रॉम W क्रॉस W टू W लगाई जाए, और ये जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है इसके द्वारा प्रेरित एक्सटर्नल कंपोजिशन F क्रॉस W से W में लगाई जाए, तो इन कंपोजिशंस के लिए W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस हो जाए, यानी W भी अपने आप में इसी क्षेत्र F पर सदिश समष्टि हो जाए. तब हम कहेंगे कि W V ओवर F का उप समष्टि या सब स्पेस है. वेक्टर सब स्पेस फुल नेम हो जाएगा सदिश उप समष्टि, और शॉर्ट में हम इसको ओनली सब स्पेस या उप समष्टि कह देते हैं. तो क्या होगा उप समष्टि का कंसेप्ट? किसी वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट जो खुद भी उन्हीं संक्रियाओं के लिए अपने आप में वेक्टर स्पेस हो, यानी उसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. यानी कि W ओवर F भी वेक्टर स्पेस हो, और W इज ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन वी से दैट W इज ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V.
तो ये सब स्पेस का कंसेप्ट है। मैंने अभी एक शब्द बोला प्रेरित संक्रिया या इंड्यूस्ड कंपोजिशन, वो क्या होती है हम थोड़ी सी देर में इसको भी समझ लें। जैसे कोई फंक्शन f होता है, मान लो फंक्शन f a से b में है और कोई दूसरा फंक्शन है g, वो भी a से b में है। ये दोनों फंक्शन सेम इक्वल कब कहलाते हैं? तो दो फंक्शंस इक्वल कहलाते हैं अगर उनके प्रांत और सह-प्रांत सेम हो, यानी डोमेन और कोडोमेन सेम हो, यानी जो पहले फंक्शन का डोमेन है वही दूसरे फंक्शन का डोमेन हो, और जो पहले फंक्शन का कोडोमेन है वही दूसरे फंक्शन का कोडोमेन हो, सह-प्रांत हो। इसके अलावा डोमेन की किसी भी एलिमेंट x के लिए x की f के अंतर्गत इमेज और g के अंतर्गत इमेज इक्वल आती हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन A। तो ये कंडीशंस अगर हैं तब हम कहते हैं कि फंक्शन f इज इक्वल टू फंक्शन g। ये तो था कि दो फंक्शंस इक्वल कब कहलाते हैं, कब होंगे? जब दोनों का डोमेन सेम हो, दोनों का कोडोमेन सेम हो और डोमेन के किसी भी एलिमेंट की दोनों फंक्शंस के अंतर्गत इमेज प्रतिबिंब सेम आता हो, तब तो दोनों फंक्शन सेम कहलाते हैं। लेकिन अगर हम ये चेंज कर लें कि g फंक्शन में प्रांत को छोटा कर दें, मान लो कि a1 इज ए सबसेट ऑफ द सेट A, और हम g फंक्शन a1 से b में डिफाइंड कर दें, लेकिन g फंक्शन की डेफिनेशन वही रखें। जैसे फंक्शन g की डेफिनेशन पहले अगर ये थी gx इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो अब भी उसकी डेफिनेशन gx इजिकल टू एक्स स्क्वायर ही रखें, लेकिन डोमेन छोटा हो गया। तो हम इस g फंक्शन और इस g फंक्शन को इक्वल नहीं कह सकते। हालांकि इमेज सेम आ रही है, हर एलिमेंट की इमेज उसका स्क्वायर आएगी अब भी और पहले भी, लेकिन अब डोमेन छोटा हो गया, यानी डोमेन सेम नहीं है। तो फिर ये दो डिफरेंट फंक्शंस कहलाएंगे। तो इक्वल होने के लिए न केवल इमेज वही आनी चाहिए, बल्कि डोमेन और कोडोमेन भी सेम होने चाहिए। अब ये वाला g और ये वाला g, किसी एलिमेंट की इमेज जो इस g के अंतर्गत आएगी वही इस g के अंतर्गत भी आएगी, लेकिन इस g का प्रांत छोटा है। तो हम इस g को, इस फंक्शन g का कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, संकुचन कह सकते हैं, फंक्शन को छोटा कर दिया। या इसी को कह सकते हैं कि ये फंक्शन g इस फंक्शन g के द्वारा प्रेरित फंक्शन है। हम जानते हैं कि कंपोजिशन या संक्रिया भी एक फंक्शन ही होता है। तो अगर वेक्टर स्पेस V है और उसकी जो एडिशन या योग संक्रिया है वो V क्रॉस V से V में है, अगर इसी कंपोजिशन को W क्रॉस W से W में लगा दें, का मतलब इस फंक्शन प्लस का डोमेन और कोडोमेन छोटे कर दिए गए। तो इस फंक्शन या इस कंपोजिशन प्लस को हम कहेंगे इस कंपोजिशन प्लस द्वारा प्रेरित संक्रिया, कंपोजिशन इंड्यूस्ड बाय दिस कंपोजिशन। इसमें डोमेन एंड कोडोमेन बदल गए हैं, छोटे हो गए हैं। V क्रॉस V का सबसेट होगा W क्रॉस W और V का सबसेट होगा W, तो ये बदल गए हैं, लेकिन कंपोजिशन का जो नियम है वो वही रहेगा। यानी W के कोई भी दो अवयव ऑपरेट होने पर वही आएगा जो उन दो अवयवों के यहाँ ऑपरेट करने पर आता है। फॉर एग्जांपल अगर 3 और 4 W के एलिमेंट हों तो 3 और 4 V के भी अवयव होंगे, और 3 और 4 को प्लस द्वारा ऑपरेट करने पर जो आता है V में वही W में भी आएगा।
यानी फंक्शन का नियम नहीं बदलें, केवल डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दें, छोटे कर दें डोमेन और कोडोमेन, तो ये कंपोजिशन इस कंपोजिशन द्वारा प्रेरित या इंड्यूस्ड कंपोजिशन कहलाती है। तो ये तो प्रेरित संक्रिया से मतलब है कि संक्रिया वही है, केवल प्रांत और सहप्रांत छोटे कर दिए हैं। वापस हम इस पर आए कि सबस्पेस क्या होता है। एक वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट जो अपने आप में भी वेक्टर स्पेस हो उन्हीं संक्रियाओं द्वारा या उन्हीं संक्रियाओं के लिए। बहुत स्पेसिफिक बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे कि वी की संक्रियाओं द्वारा प्रेरित संक्रियाओं के लिए, लेकिन मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि वही संक्रिया है जो वी की बजाय डब्ल्यू में लगा दिए। तो अगर वी वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू उसका ऐसा सबसेट है कि वी की संक्रियाओं के लिए डब्ल्यू भी अपने आप में वेक्टर स्पेस है, यानी उसमें भी वेक्टर स्पेस के सारे गुणधर्म मौजूद हैं, तो डब्ल्यू वी का सब स्पेस कहलाता है। तो ये वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन है। एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, सदिश उपसमष्टि या वेक्टर सब स्पेस। वी ओवर एफ कोई सदिश समष्टि है, ये पूरा अपने आप में वेक्टर स्पेस है। डब्ल्यू वी का ऐसा उपसमुच्चय है कि वी ओवर एफ की संक्रियाओं द्वारा प्रेरित संक्रियाओं के लिए, तो वो हमने मतलब समझ लिया प्रेरित संक्रियाओं के लिए। डब्ल्यू स्वयं इसी क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि है, तब हम डब्ल्यू को सदिश समष्टि वी ओवर एफ की उप समष्टि कहते हैं। वी से दैट डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। तो सब स्पेस का कंसेप्ट यह है कि एक मेन वेक्टर स्पेस या किसी वेक्टर स्पेस से छोटा सेट जो उन्हीं संक्रियाओं के लिए उसी क्षेत्र पर वेक्टर स्पेस हो, तो वो सब स्पेस कहलाता है। सब स्पेस के बाद सब स्पेस के दो टाइप्स प्रकार, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब स्पेसेस। प्रॉपर को हम उचित कह सकते हैं और इम्प्रॉपर को तुच्छ या ट्रिवियल बोल देते हैं। अगर W किसी सदिश समष्टि V ओवर F का उपसमष्टि है, W इज ए सब स्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V ओवर F, और वेक्टर स्पेस V ओवर F में जो जीरो वेक्टर होता है उसको हमने सिंबल दे दिया 0 बार, ये V का शून्य सदिश है। अब जो सब स्पेस W है वो कब प्रॉपर और कब इम्प्रॉपर कहलाएगा? अगर W सिंगल एलिमेंट के सेट ऑफ जीरो वेक्टर के बराबर ना हो और W पूरा V के बराबर भी ना हो, यानी W में V के सभी अवयव हो ऐसा भी नहीं हो और W में केवल एक ही अवयव हो ऐसा ना हो, तब तो W कहलाता है प्रॉपर सब स्पेस ऑफ V, उचित उपसमष्टि। और अगर W जो सब स्पेस है वो उसमें या तो केवल एक ही वेक्टर हो जीरो वेक्टर, या उसमें फिर V के सभी एलिमेंट्स हों, यानी वो V के बराबर हो, तो या तो W सेट ऑफ जीरो वेक्टर के बराबर हो या W V के बराबर हो। इन दो स्थितियों में W V का इम्प्रॉपर सब स्पेस या तुच्छ सब उपसमष्टि कहलाता है। यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो सब स्पेस हो सकते हैं V के, उनमें जो सबसे छोटा सब स्पेस हो सकता है और जो सबसे बड़ा सब स्पेस हो सकता है, ये तो कहलाते हैं इम्प्रॉपर, और इनके अलावा जो भी सब स्पेस है वो प्रॉपर कहलाता है। तो ये सब स्पेस के दो टाइप्स हो गए, प्रकार हो गए। एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमने प्रूव किया था कि एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। हर क्षेत्र अपने किसी भी उपक्षेत्र पर सदिश समष्टि होता है। क्यू आर का उपक्षेत्र होता है, सब फील्ड होता है, तो आर क्यू पर वेक्टर स्पेस है, सी भी क्यू पर वेक्टर स्पेस है, लेकिन आर सी का सबसेट होता है, तो हम कह सकते हैं कि आर इज ए सब स्पेस ऑफ सी, यानी आर ओवर क्यू इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस सी ओवर क्यू। और ये प्रॉपर होगा क्योंकि आर सी का प्रॉपर सबसेट है, आर सी के बराबर नहीं होता है, और आर सेट ऑफ सिंगल एलिमेंट जीरो के बराबर भी नहीं होता है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। तो आर ओवर क्यू इज ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ सी ओवर क्यू।
आर ओवर आर ये भी अपने आप में वेक्टर स्पेस होता है। केवल सिंगल एलिमेंट का सेट ऑफ 0 या खुद आर, ये दोनों इस वेक्टर स्पेस आर ओवर आर की इम्प्रॉपर सबस्पेसेस हैं। एक तो आर का इम्प्रॉपर सबस्पेस कौन हो जाएगा, खुद आर, और दूसरा आर का इम्प्रॉपर सबस्पेस हो जाएगा सेट ऑफ सिंगल एलिमेंट 0। ये दो इम्प्रॉपर सबस्पेस हैं। एक और एग्जांपल सबस्पेस का, V2 हम जानते हैं, हमने n ट्यूपल्स का सेट प्रूव किया है और n = 2 ले लें तो वही वही स्पेस V2 कहलाएगा, यानी दो कंपोनेंट वाले वेक्टर्स का सेट, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट। ये वेक्टर स्पेस होता है। संक्रिया इसकी हम जानते हैं, मानक संक्रिया का मिलेंगे। अब ये जो V2 है इसमें तो क्या है, दो कंपोनेंट वाले सारे वेक्टर्स। हमने ये सेट बनाया W, इसमें A,0 टाइप के वेक्टर्स होंगे केवल, यानी इसमें दो कंपोनेंट वाले केवल वही वेक्टर होंगे जिनका सेकंड कंपोनेंट 0 हो। फर्स्ट कंपोनेंट तो कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन सेकंड कंपोनेंट 0 हो, तो ये पर्टिकुलर हो गया। ये W इस V2 का सबसेट तो है ही, ये इजीली प्रूव किया जा सकता है और आगे हम प्रूव भी करेंगे कि ये जो W है ये V2 का प्रॉपर सबस्पेस है, उचित उपसमष्टि है, क्योंकि W V2 से छोटा है, V2 का प्रॉपर सबसेट है, और जो V2 की कंपोजिशन है वही अगर हम W में लगाएं तो W अपने आप में भी वेक्टर स्पेस सिद्ध हो जाएगा। इसलिए W इस वेक्टर स्पेस V2 ओवर R का सब स्पेस कहलाएगा और ये प्रॉपर सब स्पेस होगा। एक एग्जांपल हम पॉलिनोमियल्स का भी ले लें। हमने प्रूव किया था कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, जिसको सिंबल P दिया था, वो वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड R, जिसमें कि सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, कितने भी डिग्री का हो। कोफिशिएंट an R के एलिमेंट्स होंगे और इसमें अशून्य गुणांकों की संख्या सीमित होती है, तभी ये पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज सीरीज हो जाती है। तो ये P जो हमने प्रूव किया था सभी बहुपदों का समुच्चय, और ये वेक्टर स्पेस होता है। अब इस P में तो हैं सभी बहुपद, इसका एक सबसेट बनाया हमने P3, और P3 में हमने क्या रखे, 3 घात तक के बहुपद, पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 3, यानी 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स एंड 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स। तो 3rd डिग्री पॉलिनोमियल्स तक के पॉलिनोमियल्स इसमें हैं, जिनकी कोटि, यानी ऐसा बहुपद या ऐसे बहुपद जिनकी कोटि 0 हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो, 3 कोटि तक के बहुपदों का समुच्चय है। तो इसकी डेफिनेशन हमने ली कि fx बराबर सिग्मा n = 0 to 3, 0 से 3 तक an x की पावर n, जहाँ सभी an R के एलिमेंट है। तो ये 3 कोटि तक का कोई भी बहुपद हो सकता है। P तो है सभी बहुपदों का समुच्चय और P3 है 3 कोटि तक के बहुपदों का समुच्चय, तो P3 P का सब स्पेस हो जाएगा। सबसेट तो दिख ही रहा है और प्रॉपर सबसेट है ये भी दिख रहा है, क्योंकि P में तो सारे बहुपद होंगे, जबकि इसमें 3 कोटि तक के ही बहुपद होंगे। और यह इजीली प्रूव किया जा सकता है कि जो तरीका बनेगा आगे सब स्पेस प्रूव करने का, उससे कि ये P3 P का सब स्पेस है। ये कह सकते हो फिलहाल कि P3 जो है 3 घात तक के बहुपदों के समुच्चय, इसे भी अगर हम सिद्ध करना चाहें अपने आप में वेक्टर स्पेस, तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस के सारे गुणधर्म इसमें सिद्ध हो जाएंगे। तो ये खुद एक वेक्टर स्पेस है, लेकिन इस बड़े वेक्टर स्पेस P का सबसेट है, तो P3 P का सब स्पेस कहलाएगा, यानी P3 इज ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस P ओवर R। तो इस तरह से सब स्पेस का कंसेप्ट है, और ये मैंने सब स्पेस के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, विदाउट प्रूफ लिखे हैं। आगे हम कुछ एग्जांपल्स विद प्रूफ भी समझेंगे। तो मेन जो कंसेप्ट हो गया वेक्टर स्पेस का या सब स्पेस का, वो ये है कि सब स्पेस एक बड़े वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है, और ऐसा सबसेट होता है जो खुद भी सब स्पेस हो, खुद भी वेक्टर स्पेस हो। अगर W V का मात्र सबसेट है, लेकिन W पर जब हम V की ही संक्रियाएं लगाएं तो ये मान लो ये वेक्टर स्पेस नहीं होता है अपने आप में,
तो फिर W मात्र सबसेट कहलाएगा, सब स्पेस नहीं कहलाएगा। सब स्पेस तभी कहलाएगा जब ये सबसेट होने के साथ साथ अपने आप में भी वेक्टर स्पेस हो। तो ये वेक्टर सब स्पेस का कंसेप्ट है। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।